नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। काला सागर में निवाले का काल सामने आया है। ये ऐसा जल दैत्य है जो दुनिया के 6 अरब लोगों को भूखे मार सकता है। दरअसल यूक्रेनी युद्ध में काला सागर जल का अखाड़ा बना हुआ है। रूस की हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की नेवी ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी और वहीं यूक्रेन को काला सागर के रास्ते कोई मदद नहीं मिले। इसके लिए रूस ने सी माइंस जाल भी बिछा रखा है, लेकिन इस बारूद जंग से उन युद्ध पोतों का रास्ता रोक रखा है जिसके जरिए दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचा है। युद्ध के जरिए रोटी का विश्व युद्ध छिड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 1। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 2। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 3। समंदर की अतल गहराइयों में बिछाई गई श्री माइन कुछ ऐसे ही दुश्मनों का काल बनती है। रूस की नौसेना ने काला सागर में ऐसी ही श्री माइंस का जाल बिछा रखा है जो यूक्रेन की नेवी के लिए साइलेंट किलर बने हुए हैं। काला सागर में रूस के बिछाए सी माइंस का असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं है। इसके फटने के खौफ ने 6 अरब लोगों के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। ब्लैक सी में बिछे बारूद की बिसात का असर 94 देशों में मौजूद लोगों की थाली पर पड़ने की आशंका है। वजह है काला सागर की मचलती लहरों पर पुतिन की सेना का पहरा। ब्लैक सी में पुतिन की सेना का वर्चस्व है। ब्लैक सी से लगे यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर रूस की कड़ी नजर है। काला सागर के बंदरगाहों पर रूस की नाकेबंदी है। काला सागर के तट पर रूस से लेकर खुद यूक्रेन ने भी श्री माइंस लगा रखे हैं, जिनकी वजह से किसी भी युद्धपोत के आवाजाही पर कर्फ्यू वाले हालात बन गए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की नेवी के मुकाबले पहले ही काफी कमजोर हालत में थी, लेकिन अब युद्ध के बाद रूस ने अपने पूरे ब्लैक सी फ्लीट को सुपर एक्टिव कर दिया है। काला सागर तट के चप्पे चप्पे पर श्री माइंस लगी हुई है, जिस वजह से यूक्रेन के बंदरगाह पूरी तरह से दुनिया से कट गए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध से कैसे 6 अरब लोगों को रोटी के लाले पड़ सकते हैं। इस फूड क्राइसिस की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस संकट के जड़ में क्या है इसे समझ लीजिए। यूक्रेन के थिंक टैंक सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक फिलहाल काला सागर में 6 ब्लैक सी फ्लीट जहाज और 2 पनडुब्बियां हैं, जो मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बिछाए श्री माइंस भी जहाजों के लिए काल बनी हुई हैं।
काला सागर की लहरों पर रूस के युद्धपोत तैनात हैं। समंदर के अंदर पनडुब्बियां मोर्चा संभाले हुई हैं। साथ ही साथ साइलेंट किलर के तौर पर श्री माइंस भी मौजूद हैं। यानी अनाज और भूखे लोगों के बीच समंदर में माइंस बिछे हैं। एडवांस माइंस समुद्र की सतह पर पानी के अंदर लगाई जाती हैं। जब पानी के अंदर माइंस में ब्लास्ट होता है तब 3 तरह से ये असर करता है। विस्फोट से निकली ऊर्जा का 53% शॉक वेव होती है, 40% गर्मी में बदल जाती है, वहीं 1% लाइट में तब्दील होती है। लेकिन दुश्मन के युद्धपोत पर सबसे अधिक असर माइन से निकले शॉक वेव का होता है। शॉक वेव युद्धपोत को तोड़ देते हैं। करीब करीब पूरे ब्लैक सी पर रूस ने कैसे बारूद का जाल बिछा रखा है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस की तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब रूस ने काला सागर के अपने सबमरीन से यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक किया था। रूस की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं। ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल अटैक का ये वीडियो रूसी पनडुब्बी की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं रहा। इसके पीछे की कहानी खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी है, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैसे, ये समझने के लिए काला सागर के भूगोल को समझना होगा। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है: रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में से 4 पहले से ही नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है। रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। यूक्रेन के समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक बमों की बारिश से यूक्रेन काला क्यों न पड़ जाए। पुतिन की सेना इस वक्त भी यही कर रही है। पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास की जंग को तेज कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी यूक्रेन से लगे काला सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दबदबा बना रखा है। इसके पीछे की वजह रूस का ब्लैक सी के किनारे बसा होना नहीं है। इसका कारण है वो खजाना जो ब्लैक सी में छिपा है। यानी ब्लैक सागर में रूस के हित को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले गेहूं और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्लैक सी के किनारे बसे शहरों में होता है। नेटो में शामिल देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से ब्लैक सागर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां रूस का नेवल बेस सेवेस्तोपोल है। रूस इस इलाके में नेटो का दखल नहीं चाहता। ब्लैक सी को रूस यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार मानता है। यहाँ से वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है। यहाँ से दक्षिणी यूरोप के शहरों में अपने साजो सामान पहुंचाता है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है। ब्लैक सी में नेचुरल गैस और तेल का भंडार है। जाहिर है ऐसी जलराशि पर अमेरिका और यूरोप की नजर हो तो रूस यहाँ अपना कब्जा जमाना जरूर चाहेगा। लेकिन काला सागर की लड़ाई में अब 6 अरब देशों की रोटी पर ग्रहण लग सकता है। यूक्रेन गेहूं का प्रमुख वैश्विक निर्यातक देश है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में 9% का योगदान देता है। यूक्रेन वैश्विक सूरजमुखी तेल बाजार के
42% हिस्से और दुनिया के मक्का के 16% हिस्से का निर्यात करता है। ब्लैक सी में शी माइंस की वजह से यूक्रेन में 20 से 25 मिलियन टन गेहूं फंस गया है। युद्ध के चलते लाखों टन अनाज यूक्रेन के गोदामों और बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन से चुराए गए गेहूं को अफ्रीका के सूखाग्रस्त देशों को बेचकर उस लूट से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन ग्रेन एसोसिएशन के प्रमुख माइकोला गोर्बाको ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के बंदरगाहों से निर्यात फिर से शुरू नहीं हुआ तो जुलाई के आखिर में शुरू होने वाली अगली फसल बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसका असर दुनिया के पेट पर पड़ना लाजमी है। अमेरिका को बार बार पुतिन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद करे, लेकिन अमेरिका नहीं माना। अब पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ नए चक्रव्यूह की रचना की है। जी हां, पुतिन ने अमेरिका के नाक के नीचे ऐसा सैनिक अड्डा बनाया है जिसको लेकर बाइडेन परेशान है। रूस का ये नया सैनिक अड्डा सेंट्रल अमेरिका के 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि रूस यूक्रेन जंग किन मोड़ तक पहुंच गई है। आग की लपटों में सब कुछ जलकर खाक हो रहा है। पुतिन के यूक्रेन जीत की ख्वाहिश, ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराने का अरमान और यूक्रेन को झुका डालने का सपना। यूक्रेन का यह प्रचंड और बेहद करारा जवाब है। यूक्रेन का दावा है कि उसने लुहांस्क के कादिवका में एक स्टेडियम को बेस बनाकर रह रहे वैगनर ग्रुप के अड्डे को नष्ट कर दिया है। हमला इतना भीषण था कि इससे पूरा बेस आग की लपटों में घिर गया और इससे उठते काले धुएं आसमान पर छा गए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हैं। वहीं यूक्रेनी सरकार के सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की तादाद 300 के पार है। आप गिन नहीं पाएंगे। इस रनिंग शॉट्स में जो कुछ दिख रहा है वो युद्ध में आदमी की कीमत क्या रह गई है इसकी निशानी है। कहा जा रहा है कि ये दृश्य फ्रांस के पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद किया है, जिसमें 3000 से ज्यादा कब्रें दिख रही हैं। मरने वालों की पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि नंबरों में तब्दील हो गई है। मारियोपोल के इस खौफनाक दृश्य में 3000 से ज्यादा कब्रें होने का दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ तो यूक्रेन का पावरफुल डिफेंस वाले स्टेडियम का दृश्य है और दूसरी ओर रूस के हमले के बाद का ये कब्रगाह है। अंदाजा लगाइए कि रूस यूक्रेन युद्ध में कितने बलि चढ़े हैं, कितने चढ़ रहे हैं और अभी कितनों की बलि ली जानी है। धू-धू करते जलते इस स्टेडियम में जिसे मारने का दावा यूक्रेन की फौज ने किया है, वैगनर ग्रुप के लड़ाके बताए जा रहे हैं। वैगनर ग्रुप क्या है, क्या करता है और कितना खतरनाक है, इसे तफसील से समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट मिलिशिया कुख्यात वैगनर ग्रुप उनके देश में 2014 से ही मौजूद है। इस मिलिशिया के लड़ाके क्राइमिया और लुहांस्क क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाकर यूक्रेन की सेना पर हमला कर रहे हैं। ये रूस का अर्धसैनिक संगठन है जो पूरी तरह से प्राइवेट है। इसमें भाड़े के सैनिक शामिल होते हैं
जो सीधे पुतिन के इशारे पर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर वैगनर ग्रुप मौजूद नहीं है। वैगनर ग्रुप यूक्रेन के डॉनबास में युद्ध के दौरान पहली बार दुनिया के सामने आया। इसी ग्रुप ने 2014 से 2015 तक स्वघोषित डोनेस्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की अलगाववादी ताकतों की सहायता की। सीरिया, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और माली में युद्ध में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि डॉनबास में इस वक्त सदी की सबसे भीषण जंग चल रही है। पुतिन ने अपने सबसे काबिल फौज को यहां तैनात किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क, जो पूरे डॉनबास रीजन का सेंटर पॉइंट है, उस पर भी रूस अब तक पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। Северодонецк полностью на 100% не освобожден. Военные украинские, представители украинских нацбатов остаются еще в промзоне завода «Азот», в общем-то, откуда ведут обстрел города. Поэтому назвать обстановку спокойной в городе Северодонецке пока. माना जा रहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा मतलब डॉनबास रीजन में रूस का वर्चस्व, लेकिन रूसी फौज के लिए इतना आसान नहीं दिख रहा। यूक्रेन की आर्मी पूरी ताकत से हमले को रोकने में जी जान से जुटी है। एक रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 70,000 जवान स्लोवियांस्क और कर्मतोर्स्क में पहरे पर हैं। हालांकि यह नंबर ज्यादा भी हो सकता है। 2 दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि सेवेरोडोनेत्स्क के 70% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन हालात अब जुदा दिख रहे हैं। С той стороны, да, они там украинские националисты, они украинские фашисты, это понятно, но мне кажется, вот на их месте я бы уже принимал решение, потому что вот достаточно много примеров за последние там 3-4 месяца того, что мы в любом случае добьемся своей цели. Мы в любом случае освободим промзону, мы в любом случае освободим Северодонецк. мы в любом случае будет наш Лисичанск. दुनिया भर की मीडिया में रिपोर्ट्स छपती रही हैं कि पुतिन यूक्रेन युद्ध में न सिर्फ रूस की फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वो लीबिया और मंगोल लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन जिस वैगनर ग्रुप के 300 लड़ाकों को मारने का दावा कर रहा है वो पिछले 8 साल से यूक्रेन में तैनात हैं। पहले इनका काम अलगाववादी ताकतों की सहायता करना था, लेकिन जब से जंग छिड़ी है पूर्वी यूक्रेन की जानकारी रखने वाला ये वैगनर ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव है। यूक्रेन की ओर से मिल रहे जवाब पर रूस की फौज जबरदस्त प्रहार कर रही है। बावजूद इसके जंग की लंबाई खींचती दिख रही है। जाहिर है इसके पीछे दो शक्तियां काम कर रही हैं, अमेरिका और यूरोप। जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका का खजाना खोल दिया है और यूरोप लगातार हथियारों का सप्लाई कर रहा है। ज़ेलेंस्की को मिल रही इस संजीवनी के सहारे ही यूक्रेन अब तक सिर्फ टिका हुआ नहीं है बल्कि पुतिन की फौज की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। पहले ज़ेलेंस्की को। और फिलहाल इस न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।